सीधी कार्रवाई ने कलकत्ता में हिंसक रूप ले लिया। कलकत्ते में बहुत सी अनहोनियां हुई। मुख्यमंत्री हसन शहीद सोहरावर्दी सहित अनेक वरिष्ठ लीगी नेताओं ने मुसलमानों से खुलेआम कह रखा था उन्हें अहिंसा से बंधे रहने की ज़रूरत नहीं। कुछ लीगी तो यहाँ कह गए कि हिंसा के निशाने पर अंग्रेज़ नहीं हिंदू होंगे। और लेकिन 16 अगस्त की सुबह सैन्य बल अपनी बैरकों में ही रहे। सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री है ने गवर्नर सर फ्रेडरिक रोज की सहमति से उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। ये दंगे की सूचनाएं उस दिन पुलिस मुख्यालय में सुबह 6 बजे से पहले ही पहुंचने लगी। दोपहर तक हिंसक घटनाएं बढ़ गई, दूर दूर तक फैल गई। चीफ सेक्रेटरी ने 2:30 बजे के करीब गवर्नर को सलाह दी कि सेना को तत्काल बुलाया जाए, लेकिन गवर्नर भी सहमत हो गई। लेकिन सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि गवर्नर शहर के दौरे पर थे और उनको लग रहा था कि जिस स्थिति की कल्पना कर रहे यह उस स्थिति उतनी खराब नहीं। कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों के पीछे सोहरावर्दी और प्रांतीय लीग का हाथ होने में कोई संदेह नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने किसी भी बातचीत को शुरू करने से पहले आपको एक किताब भारत का विभाजन अनीता इंदर सिंह की किताब का कुछ वर्णन सिर्फ सुनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी के रहते हुए वो दंगे शुरू हुए और उन दंगों को ग्रेट कोलकाता किलिंग का नाम दिया जाता है। इतिहास के हिंदुस्तान के सबसे काले पन्नों में से है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे जो नहीं जानते हैं उनके लिए शायद ये नई सूचना होगी। लेकिन किस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में एक इस तरह का प्रयोग शुरू किया है जिसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए ख़तरनाक होंगे और इस देश को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे साथ बातचीत कर रहे लोगों को शायद ये कई बार लगा कि मैं हमेशा संवैधानिक दायरों में बनकर अपनी समझ शेयर करना चाहता हूँ। आज चुनाव से पहले, चूँकि मैं परसों के बाद पहली बार अपने घर लौटा हूँ 65 दिन बाद, और आज घर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने, बातचीत करने से पहले मैं एक बात फिर साफ़ कर दूं कि बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनमें से बहुत सारों ने कुछ लिखा है मेरे गलत होने से कि मैंने उनका समय ख़राब किया। तो मैं बहुत साफ़ कर देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए मॉनेटरी फ़ंड और तमाम चीज़ें पूछने की कोशिश की थी। मैंने तब भी उतनी न उसके साथ हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपका धन्यवाद। मैं सिर्फ मेरी बातचीत कुछ ऐसे पहलू जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचते उनको शेयर करने की एक ईमानदार कोशिश करता हूं। उन फील्ड में जाकर वो जो मुझे दिखाई दिया उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। और चूँकि इसमें गलतियां कहाँ हुई ये मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि हम उस संवैधानिक दायरे में काम करने की सोचते थे और कोई भी सेन माइंड उसी तरह काम करेगा, क्योंकि वो इस तरह की बातें सोच नहीं सकता कि कोई मुख्यमंत्री रेप, हत्या और तमाम चीज़ों की अबाध छूट दे दे अपने नेटवर्क के लोगों को, और उनको ये कहा जाए कि ये जब मुख्यमंत्री शपथ ले ले तो वो ये कहे कि इनमें से बहुत से वीडियो झूठे हैं और बीजेपी ने किए हैं। उन चीखों से जिनसे लोग सो नहीं सकते हैं, जिनकी चीखों को मैंने खुद सुना है उस पर, और वो वीडियो लगातार आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उस दिन से लगातार सबक सिखाया जा रहा है, सबक सिखाया जा रहा है इस बात का कि तुमने हवाई नेताओं के दम पर विश्वास किया, अब तुम मुझसे निपटो। मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि उस वक्त याद कीजिए, क्या शायद ही दुनिया में जिस तरह का सोहरावर्दी का मैंने जिक्र किया, कुछ उसी तरह की धमकी उन लोगों की रीढ़ में पानी दौड़ा रही होगी जिन लोगों ने उस धमकी को महसूस किया। एसी रूम में बैठकर उन धमकियों का मतलब मालूम नहीं होता, और फील्ड में जो बाहर से बैठकर इसे बंगाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और टिप्पणी करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं वो कितने राष्ट्रवादी, वो अगर वहाँ जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि वो चीख में सुनना किस तरह का होता है, उस डर को फील करना किस तरह का होता है। और वो लोग, वो मासूम और बेगुनाह लोग जिन्होंने उन लोगों पर जो दिल्ली से गए थे, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे हम जैसे लोग हों, और चाहे वो नेता जो वहाँ मंच पर खड़े होकर धमकियाँ दे रहे थे कि ममता दीदी तुम्हारे गुंडों को हम देख लेंगे, वो लोग अभी कुछ नहीं देख रहे। वो यहाँ तक कि उनके ट्वीट भी नहीं देख रहे हैं, वो उनके जवाब भी नहीं दे रहे हैं। एक विधायक, चुनी गई विधायक चंदना बावरी, आपको याद होगा उसका मतलब आपको इसलिए याद होगा, आपने टीवी पर देखा था, मैंने उसके घर जाकर भी उसका इंटरव्यू लिया था, जिसके घर में सिर्फ 4 बकरियां थी, एक अधबना कमरा जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से था, और उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े गर्व के साथ रैली में कहा था कि ममता दीदी ये बंगाल का असली चेहरा है। उस असली चेहरे के डर की परछाइयाँ अभी प्रधानमंत्री मोदी को शायद नहीं दिखाई दी हैं, ना उनको सुनाई दी हैं, लेकिन देश की गृह मंत्री अमित शाह को
टैग करके किया गया ट्वीट, शायद उनकी टीम भी नहीं देख पाई, अभी तक उसका जवाब मैंने नहीं देखा है। अगर उन्होंने दिया हो तो मैं मान लेता हूँ कि लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है वो जवाब, वो डर, वो खौफ कि मेरी हत्या कर देंगे, मुझे सुरक्षा दी जाए। ये एक विधायक का बयान है। बाकी उन लोगों का जिस समय यहाँ एसी में बैठ के धरने चल रहे होंगे और जिस समय जवाब दिए जा रहे होंगे कि वो कितने दुखी हैं, और गाड़ी में बैठकर एसी गाड़ी में जो जा रहे होंगे धरने स्थल से, उनको ये मालूम नहीं है कि वो हज़ारों औरतें उन खेतों में रात बिता रही हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने घर छोड़कर भाग चुकी हैं। उन टूटे हुए घरों में उन हमले हुए मरे हुए लोग, लगभग 12 से 13 लोगों के मरने की खबर है जो अलग अलग सोर्सेज से है। पुलिस के वेरिफिकेशन की अलग कहानी होगी, ये कोर्ट में अगर कहना होगा तो मैं सिर्फ यही बता पाऊँगा कि हाँ साहब, इतनी मेरे पास सूचना अलग अलग जगह से आई थी। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह का जो गैर संवैधानिक काम वहाँ चल रहा है, जिस तरह से सबक सिखाया जा रहा है, और यहाँ बैठी हुई सत्ता, जिन लोगों ने वहाँ पार्टी के तौर पर जाकर प्रचार किया था, अगर वो सत्ता ही रहते तो शायद इतना ज़्यादा अनाचार ना होता, क्योंकि उन लोगों को, इन लोगों की जो यहाँ इन्होंने जिस तरह का झूठ वहाँ बोला गया था कि किस तरह से गुंडों को निपटा दिया जाएगा, वो इस गुंडई को देखकर खामोश बैठे हुए हैं। और बहुत सारी चीखें, मतलब अब उनको ट्वीट पर भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा रेप की घटनाएं, और रेप की घटनाओं को पुलिस किस तरह से उन घटनाओं की जांच करेगी, इसकी पहली बानगी आपको इससे मिल गई कि पुलिस ने उस गैंग रेप की घटना को झूठा करार देते हुए उस पत्रकार के उस ट्वीट पर ही कर दिया, जो कि एक बड़े संस्थान से, और जिसकी 2-3 किताबें वहाँ लिख चुके बंगाल के बारे में। वो वैसे भी उनके निशाने पे होगा, क्योंकि मैंने आपको मारी झापी के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो किताब कौन सी थी। ये किताब है ब्लड डायमंड, जो मैं आपको उस दिन बता रहा था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ। ओरल हिस्ट्री है कि किस तरह से वहाँ उसमें वाम मोर्चे ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारकर और भूख से मार दिया था। बंगाल की राजनीति का ये कल्चर कितने लंबे समय से है, इस पर क्या बताया जा सकता है, क्योंकि मैं एक और चीज़ें पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ शुरू करके आज ममता बनर्जी के उस प्लान को, जो उसने एक देश की राजनीति के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, ख़ास तौर से अब उन लोगों को भी जो अभी तक इस राजनीति को समझ नहीं रहे थे कि बढ़ी हुई जनसंख्या के क्या खतरनाक मायने होंगे और वो किस तरह से देश के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की हिंसा, इस तरह के रेप, सामूहिक गैंग रेप, कत्ल करना, उन पर जश्न मनाना, लूट करना, उनको याद होगा जिन लोगों को वीडियो दिख रहा होगा जिसमें दुकानें लूट कर भाग रहे थे, वो कौन लोग हैं वो भी उस वीडियो से दिख रहा है। वैसे भी मुझे एक बात की हैरानी है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो इस समय कोरोना निपटने से जिस तरह निपट रहे हो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो वो आवाज़ें हैं, वो चीखें हैं जिनके लिए लोग कोर्ट तक पहुँच गए और कोर्ट ने भी उसको नहीं सुना। कोर्ट बहुत सारे मसले एकदम सुन लेता है, उसको लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, इस पर अभी उसकी तरफ से कोई, मुझे नहीं लगता कि अभी वो सिर्फ फाइल हुई हैं, जिसमें से एक बीजेपी के नेता की, मतलब हैरानी की बात देखिए कि बजाय इसके कि वहाँ कुछ यहाँ से कोई संदेश दिया जा सके, कम से कम एक मैसेज किया जा सके कि जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो गुंडे, जो बदमाश, जो रेपिस्ट, जो हत्यारे जो इनमें दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को कानून से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, उनको इसका जो कड़ा जवाब दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। कोई एक संदेश मैंने नहीं सुना। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर जो थे कुछ गए भी हैं छोड़ के मुझे, इससे मैं फिर वो नहीं, मेरा सिर्फ मेरा आइडिया शेयर करने का, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, कोई गलत है तो मुझे बताएगा, मैं उसको सुधार लूँगा, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई मॉनिटरी की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मुझे किसी के लिए कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े ईमानदारी से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख है कि इस तरह से जब हम लोग जो काउंट किया, जिस चीज़ को हमने काउंटिंग में शामिल किया, वो हम लोग देख नहीं पाए। जीत के अलग चीज़ें, मैं आपको माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन माप का कार्यकर्ता अपने अपमान का बदला लेने पर आमादा थे। यहाँ माकपा को आराम से आप टीएमसी में जोड़ सकते हैं। अपमान हुआ है क्योंकि उन्होंने विरोध करने की गुंजाइश की है, उन्होंने केंद्र के गए हुए नेताओं के दम पर खड़े होने की कोशिश की है, उन्होंने गांव पर पुनः कब्जा करने के लिए नवंबर में सशस्त्र हमला शुरू किया, इसके बाद हत्या, बलात्कार और आगजनी का नंगा नाच हुआ।
पूरे भारत में और भारत से बाहर भी इसके प्रति व्यापक वितृष्णा उत्पन्न हुई। इसके अलावा एक दूसरा हम लोग लालगढ़ की बात है, ये कार्रवाई किस तरह की गई, 10 महीने तक चली, जिसमें फर्जी मुठभेड़ों में कई माओवादी उसके शुभचिंतक मारे गए। कोलकाता और अन्य नामाग एक समय ममता बनर्जी विरोध करने में शामिल आई, लेकिन मई 2011 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने उन्हीं सैन्य साधनों का इस्तेमाल कर उनके माओवादी और उसके साथ ही उस क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीणों का कुचलने का काम पूरा किया। तृणमूल यही सब कर रही है और वो भी अधिक बड़े पैमाने पर। ये आप सोच रहे हैं कि ये मैं किस तरह से आपको ये किताब बता रहा हूँ कि 70-30 का क्या मतलब होता है। ये एक वाम मोर्चे के बहुत ही थिंकर की लिखी हुई किताब है, जिसको पूरे देश में और तमाम शिक्षण संस्थानों में पढ़ा जाता है। खैर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से अब ये फार्मूला है। अगर आप अब इसको आंकड़े लगातार आते रहेंगे, हम आंकड़ों पर बहुत बार बात करेंगे। मैं अगर इसको आपको शायद मैं चूँकि मेरा पुराना वीडियो उसमें रह गया, जो हम लोगों ने आकलन किया था पहले, उस पर जो गलत किस मायने में साबित हुआ उस पर भी बात हल्की फुल्की मैं कर चुका हूँ। लेकिन कूच विहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग, ये पहले 3 ज़िले देखिए। दार्जिलिंग में 5 की 5 हैं, नादिया में उनको 8 मिलती हैं, 9 सीटें मिली हैं, और पुरुलिया में ज़रूर 3 उनसे चली गई, बांकुड़ा में उनको फिर 8 मिलती हैं। ये वो ज़िले हैं जिन पर हम लोगों ने बात की थी, जो पहले दूसरे राउंड में जिस तरह की बातें हुई और जो आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, उस तरह की सीट थी। लेकिन आप जब उस इलाके में घुसे जहाँ की टेरर और भय और जो पहले से था, जिस तरह के 140-50 मैंने बताया कि जहाँ जहाँ कत्ल हुए वहाँ वोटिंग का ट्रेंड बदलता हुआ दिखा, वहाँ पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दिया। जिस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, इन तमाम जगह में जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड हुआ है, जिस तरह से वोटिंग किया गया, वो सिर्फ किसी पार्टी के लिए स्वयंस्फूर्त किया गया नहीं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी इस समीकरण पर काम कर रही थी और पिछले 2 साल से वो सिर्फ इसी समीकरण पर काम कर रही थी, क्योंकि 30% वोट समुदाय का एक धार्मिक और जिसको जिहादी मानसिकता से बहुत सारे लोगों को गवर्न किया जा सकता है, उन लोगों का, और जिनके लिए मालूम है कि उनको किसी भी कत्ल में उनके कुछ खास लोगों को कोई गुरेज नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस समय जो हिंसा हो रही है उसको भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये परसेंटेज समझ में आएगा कि आखिर है क्या, किस तरह से ये खेल हुआ है। क्योंकि 10 सालों तक ममता बनर्जी ने जिसको गाय मानकर कहा है, जिसका दूध दूहने के लिए लात भी खाई है, ये एक राज्य की मुख्यमंत्री ये कह दे कि 2 मई के बाद आप जो है ये सुरक्षा बल चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना, क्या ये धमकी नहीं है? क्या ये किसी कानून के दायरे में नहीं आता? क्या उसके राजनीतिक जो उसका करियर है उसको कि उसकी राजनीति से उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए? इस तरह की धमकियां कभी भी समझ में नहीं आती। आप ये देखेंगे जिस फासिस्ट ताकतों का शोर मचाया जाता है, उनके हिस्से में कितनी आरोप आते हैं, और जिन लोगों को अभिव्यक्ति के नाम पर यहाँ बैठे हुए गैंग, दिल्ली में बैठे हुए लोग और बंगाल का वो भद्रलोक का वो पत्रकारों का एक बहुत बड़ा जमात, खासतौर से टेलीग्राफ जैसी, आपने देखा होगा कि कल और परसों की, आज की, इन तीनों दिनों में उसकी हेडलाइंस पर गौर कीजिए। इस अखबार को मैं कह रहा हूँ गौर से पढ़िए, ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये उस भाषा के लोग हैं जो इस देश को तोड़ने में हमेशा तैयार रहती है, जो इस देश की जूते की नोक पर रखती है। उसको लगता है कि गुलामों को किस तरह से रखा जाना चाहिए, और अगर वो अब स्वतंत्र हो जाते हैं तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये उस तरह के लोग हैं, उनकी हेडलाइंस को गौर कीजिए, उनको आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से वो भद्र लोग, ख़ासतौर से अपर कास्ट का जो बहुत सारा, ये सवाल पूछा था मुझसे एक युवा ने कि क्या ये अपर कास्ट लोगों ने इन गरीब, दलित और आदिवासियों के साथ ये किया है, उस पूरे मुस्लिम 30% वोटर के साथ मिलकर? और जब आपको दिखता है तो आपको लगता है वो भद्र लोग जो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ एक इस तरह का समुदाय है, जो हमेशा से साथ रहा है। सबसे पहले अंग्रेज़ों के साथ लगकर उसने उनके साथ दलाली करने की कोशिश की, उनके दलालों के तौर पर उभर कर आया। बहुत सारी कहानियां हैं, 1-2 कहानियां नहीं हैं। उसके बाद फिर जैसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो अचानक वो देशभक्त दिखने लगता है, वो फिर उनके साथ शुरू हो जाता है। उसके बाद जब सत्ता में कांग्रेस रहती तो वो कांग्रेस के गुणगान करने वाले फिर 34 साल तक उसको यहाँ से बैठकर, जैसे मैंने आपको कहा कि एक शख्स तो मुझे मुजफ्फरनगर की कहानी सुना रहे थे, और मैं इसलिए कह रहा, मैं मुजफ्फरनगर का
रहने वाला हूँ, मैं गलियों के नाम जानता हूँ, मैं आदमियों की शक्लें पहचानता हूँ। वो शख्स कलकत्ता से बैठ के कलकत्ता आने वाले हर आदमी को ये बता रहे थे कि तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं पहचानते हो, तुम नहीं देख सकते हो बंगाल कल्चर को, लेकिन वो दूसरे की उस पर बड़े आराम से बता रहे थे। खैर, ममता बनर्जी पर बात आ रही थी कि किस तरह से उसने 30% मुस्लिम आबादी को अपने लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसको रख लिया है और अब उसको बाकी 18-20% हिंदू वोटर के साथ, बस इतने से वो एक देश के संविधान में अलिखित इस तरह की बातें, जिनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहाँ रेप हो रहे हैं, वहाँ हत्याएं हो रही हैं, वहाँ, और देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की नज़र में वहाँ कुछ भी कार्रवाई करने के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से नाराज़ होंगे, चूँकि हम लोग जिस तरह ग्राउंड पर घूम रहे थे, हम लोगों ने जिन जिन हिस्सों में दिखा, मैंने आपको जिन जिन ज़िलों के नाम लिए, यहाँ एक्सटेंसिवली लोगों ने बात की, जिस वोट परसेंटेज की बात की जा रही है, क्योंकि आखिर ये हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये होता कैसे है। क्योंकि 44% उसके पास पहले वोट था, अभी कितना हुआ, 4% के करीब का टोटल सिर्फ सर्ज ये 3-3.5 से 4% के बीच में है। आखिर ये आया कहाँ से? अगर आप मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया और तमाम ज़िलों में, उधर जहाँ ममता बनर्जी चाहकर भी 4 और 1 सीट से ज़्यादा नहीं ले पाई थी, इस बार वहाँ उसको 28 और 22 सीटें मिली। यानी आप ये समझ लीजिए जो 22 से 24 सीटें संयुक्त मोर्चा के पास थी, वो सारी की सारी खींचकर उनके पास चली गई। और वो वोटिंग अगर डिफरेंस देखेंगे, जीत का अंतर बहुत विशाल हो गया। यानी वो पूरा का पूरा वोट वहाँ शिफ्ट हुआ और इस पर ममता बनर्जी लगातार काम कर रही थी। उसको मालूम था कि यही वोट उसके लिए भविष्य है और इसके लिए देश के तोड़ने, फेडरल स्ट्रक्चर याद कीजिए आप, इस चुनाव की शुरुआत में वो उसको 12 से 14% वोट वो चाहिए, 18% वोट जो बांग्ला अस्मिता, बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति और इसके नाम पर देश के साथ और देश के किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, उसकी मुंह से, ज़बान से आपको ये सुनना अजीब नहीं लगता जब वो कहता है कि मेरे लिए बांग्लादेश बहुत कीमती है, मुझे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उससे कुछ लेना देना नहीं, गुजरात, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। खुद अगर तला में रहने की बात, आने की बात करता है, बंगाल में कोलकाता रहकर बंगाली हो जाता है, देश से ज़्यादा बड़ा, और देश का मेरे से कोई लेना देना नहीं, मतलब बहुत सारी बातें उस पूरे भद्रलोक की तरह। इस 18% वोट को वो जो 10 सालों में ममता बनर्जी ने कट बनी, तोलाबाजी, करप्शंस और ये तमाम चीज़ों के साथ क्रिएट किया है, जिसमें हिस्सेदारी की है, इतना वर्ग उसके लिए बहुत है। जो महिलाओं का हिस्सा है, जो बीजेपी से कट कर गया, अभी ये देखने में आ रहा है जो वोट गया है कि क्या वो महिलाएं बीजेपी का वोट बैंक थी जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। क्योंकि बाकी तमाम वोट जो शिफ्ट हुआ है, जो मुस्लिम वोटर्स थे, जो मालदा, मुर्शिदाबाद के जो 66% और 51% जो मुस्लिम बेल्ट है और जहाँ ममता बनर्जी चाहकर भी नहीं घुस पा रही थी, वो तमाम लोग वही थे। अगर उन्हीं लोगों के बढ़ने से वोट लगभग इतना बढ़ता है उनकी, चूँकि हम लोग उसका अभी एक पूरा डाटा एनालिसिस तैयार कर रहे हैं कि आखिर वो शिफ्ट कहाँ होता है, वो शिफ्ट हुआ कैसे। हालांकि यहाँ मैंने सीट वाइज कुछ डाला है कि कितने वोटों के अंतर थे, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 70-30% वोट को अब किस तरह से आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। 2024 तक तो खैर आपको जो सबक सिखाया जा रहा है, जिस तरह से एक जिनोसाइड जिसको करार दिया जाना चाहिए, जो मैंने अभी आपको सुनाया कि किस तरह से वो हुआ था। हालांकि मैं उस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक ग्रेट कोलकाता किलिंग उसको कह के पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह से 10,000 लोगों को 72 घंटे में मार दिया गया था। नादिया ज़िले में, नोआखिली में किस तरह से रेप हुए थे, हज़ारों मर्डर, सैकड़ों औरतों के साथ सामूहिक रेप किए गए, तब्दील किए गए, उनके धर्म बदले गए, उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। जिस पूरे समुदाय को कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता किलिंग के हिस्से में वो भी जोड़ा जाता है, उस पर एलन कैम्पबेल की भी किताब है जो उस समय वहाँ था, एलन जॉनसन कैम्पबेल, और कई सारी किताबें हैं। अगर आपको जाना है तो आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ने के बाद आप जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं शायद आप उनका मतलब समझें कि क्यों एक कोई सेन माइंड इस तरह की चीज़ें नहीं समझ सकता। क्योंकि ये यहाँ की राजनीति का एक चरित्र है, यहाँ का दस्तूर बन चुका है। चूँकि अभी इस बार हम लोगों का या तमाम लोगों को ये जो गलतफहमी हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जिस तरह से 2019 में उन्होंने चुपचाप एक काम किया था, उनको लग रहा था कि वो बदलाव की तरफ जा सकते हैं और उसमें आग में घी डालने के लिए यहाँ से
प्लेन भर भर कर गए नेता, जो अभी किसी का भी आपको ट्वीट दिखना, सिर्फ उस ट्वीट का क्या कर सकते हैं वो लोग जो रात में इस समय भी अपनी बेटियों को लेकर खेतों में और जंगलों में छिपे हुए होंगे या राज्य की सीमाएं पार कर रहे होंगे। कश्मीर के बाद इस तरह का कोई दृश्य आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा जब हज़ारों लोग, लाखों लोग अपने परिवार को, अपनी बच्चियों को लेकर भागें, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से अजानों से, मस्जिदों से उनको कहा गया था कि किस तरह से भागना है, आपको किसको छोड़ के भागना है, बेटियों और औरतों को छोड़ के भागना है, उस तरह की ये घटनाएं आपको यहाँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो मंच से बैठकर वहाँ भाषण दे रहे थे और चिल्ला कर बोल रहे थे कि किस तरह से वो ये देंगे, क्या आपको वो वीडियो नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या देश का गृह मंत्री ये कह नहीं सकता है कि इस वीडियो में दिखाई दिए गए किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा? वो हत्यारे हैं, वो साफ दिख रहे हैं, वो कत्ल करते हुए साफ दिख रहे हैं, वो मारते हुए साफ दिख रहे हैं। उनके लिए अगर आप यहाँ से बोल देते तो शायद किसी को कोई 2 लाइन का फ़र्क पड़ जाता। लेकिन अभी चूँकि राज्य की मुख्यमंत्री को बधाई दी जा रही है इस समय, वो बहुत, इससे अच्छा तो राज्यपाल थे जिन्होंने उनको बोला है वहाँ की दीदी बहन इसको रोकिए। हालांकि उसने कहा कि मेरे पास उस समय ये चुनाव आयोग के पास थे, बिल्कुल सही बात है, इस समय केंद्र सरकार के पास थे। ये झूठ बोल रहे हैं अगर इस तरह से कोई भी चीज़ बचाव की करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरी ताकत दी गई है, फेडरल स्ट्रक्चर में पूरी ताकत है कि आप किसी भी तरह इस तरह के जो फेलियर है उसको रोका जा सकता है। और ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है। 2018 में तो आपने सुना नहीं होगा, हम लोगों ने सुना नहीं था, लेकिन इस तरह की जो हिंसा ने उनको 2019 तक किया। लेकिन 2019 से जो 140 के करीब कत्ल हुए, जिनके बारे में बीजेपी आरोप लगाती रही हमारे कार्यकर्ता मार दिए, लेकिन हम नहीं डरे, लेकिन केंद्र के नेता अभी डर गए। कोई जवाब नहीं, कोई उनके पास कोई जवाब ही नहीं आ रहा कि वो उनकी जांच कैसे होगी, कोई सोच सकता है? ये लोग जो हज़ारों लोगों को मारा गया, भगाया गया, घर तोड़ दिए गए, जिन बेटियों के साथ गैंग रेप हुए, जिनके कत्ल हो गए, उनको हत्यारों को सज़ा कैसे मिलेगी? टीएमसी सज़ा देगी? वो पुलिस वो सज़ा देगी जिसने जांच की दिशा, जिस मुख्यमंत्री ने पहले से ही तय कर दी हो ये कहकर कि ये वीडियो झूठे हैं, वो उनको सज़ा देगी? और उनको बिना सज़ा दिए हुए क्या यकीन हो जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन लोगों ने इस देश के संविधान में यकीन रखा, या जिन्होंने कुछ ये माना? मैं फिर एक सवाल पर रह गया था कि वो उच्च वर्गीय वाला, तो अगर कोलकाता के भद्र लोग को आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर उन्हीं की तादाद ज़्यादा है, जो अपर कास्ट वाली, जो पूरे संसाधनों को जोंक की तरह चूसता है। और जो गांव में बैठे हुए लोग हैं, हज़ारों नाम शूद्र हैं या राजवंशी या मतवा, जो भी गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों का वोट आप देखेंगे तो वो वोट बीजेपी को पड़ा, बीजेपी को वोट पड़ा, बीजेपी को वोट नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके नेताओं में ये जिगरा नहीं रहा कि वो ये बता सकें ऐसे वक्त में जब वो लोग पुकार कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो बहुत कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा अध्यक्ष भेजा गया है जिसकी कितनी अपील होगी। वो वहाँ सभाओं के कवरेज से आपको पता चल सकता है कि उनकी सभाओं में कितने रिपोर्टर दे जाते थे, कितने चैनल वहाँ भेजे जाते थे, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सभाओं में क्या होता था। एक पूरा इस तरह का माहौल वहाँ क्रिएट किया गया है, क्योंकि ये 30% अब पूरे देश के हिस्से में बढ़ाया जाएगा। ये अगर आप इसको गौर करेंगे, ये बिहार, यूपी और जिन भी राज्यों में मुस्लिम आबादी है उसके साथ इसको गोलबद्ध किया जाएगा। बंगाल पूरा अगर आप कोशिश करेंगे तो यही देखेंगे कि असम में ये करने की कोशिश की गई थी। AIUDF और कांग्रेस के गठबंधन ने इसको जोड़ने की कोशिश की थी कि कांग्रेस कुछ लेके आ जाएगा हिंदू वोटर्स और बाकी मुस्लिम वोटर के साथ उस पर 14 सीटों पर। आप देखेंगे वो उस पार्टी को उतनी जीत मिलती है। और उसके बयानों को अगर गौर कर लेंगे तो आप देख लेंगे कि ये जो फासिस्ट का शोर मचाने वाले लोग दिल्ली में बैठ के जो गिद्धों की तरह नोचने वाले, लाशों को नोचने वाले लोग हैं, वो अभी लगातार नोच रहे होंगे और अभी नोच रहे हैं। उनके वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, बल्कि एक वो जो महुआ मोइत्रा जिसको लेकर बड़ी सनसनी मानी जाती है, जिसके बयान संसद में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बोल रही है, हालांकि उनको सुनोगे तो वो झूठ और मक्कारी के कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनके बयानों में जिसको उनकी श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर उसको हंसते हुए उस इंटरव्यू के साथ आप देख रहे थे, वो शख्स अभी इसको पुलिस के उस ट्वीट को उठाकर, वो बंगाल की पुलिस के ट्वीट को उठाकर फेक साबित करता है एक चैनल के रिपोर्टर को। ये वही शख्स है जो दूसरे राज्यों में पुलिस को झूठ बताता है, अगर वो बीजेपी के लोग
लोग यही करते हैं, तो उनको पुलिस को झूठ बताता है। ये सुविधा की जो राजनीति करने वाले या जो जिन लोगों ने ये कसम खाई हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो नफ़रत करने की कसम खाई हुई है, उनको इससे कोई मतलब नहीं देश क्या सोचता है, देश के साथ क्या है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पास कितना यूट्यूबर्स आना है, मेरे पास कितना पैसा आना है और मेरे पास मुझे विद्वान कैसे कहलाना है। क्योंकि वो बहुत आसानी से, जिस तरह से बंगाल की जनता ने अपनी जान पर खतरा मोल लेकर, जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी इज्जत दांव पर लगाकर वोट किया था इस सरकार को, ऐसे ही इस देश की जनता ने अपने आप को कम्युनल कहला के वोट किया था इन लोगों को। इसके बावजूद कि ये लोग देश की जनता को बागी और तमाम चीज़ें कहते थे, तब भी लोगों ने वोट किया। तो जो ये 70% और 30%, मैं फिर वापस आ रहा हूँ, ममता बनर्जी ने ये इस्तेमाल किया है कि 30% मुसलमान का वोट इंटैक्ट किया है और 16 से 17 से 18% उसको हिंदू वोट चाहिए। टोटल फीसदी 48% है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो यहाँ जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लिबरल और पता नहीं क्या क्या गैंग जो होते हैं, उन लोगों का अगर आप देखेंगे तो वो लोगों को ये गौर करने में, वो किसी के लिए कुछ और बोलते हैं, वो किसी के लिए कुछ और बोलते हैं कि उनको 52% वोट अगेंस्ट पड़ा है। जो वोट है उसमें भी 52% वोट ममता के साथ नहीं है, लेकिन ममता उस 52% वोट को अब इतना सबक सिखा चुकी होगी कि 2024 तक किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि वो वोट डाले इसके खिलाफ। क्योंकि आप उन गाँव में कैसे सुरक्षा हासिल करेंगे, उन जगह पर, और किससे सुरक्षा हासिल करेंगे, आप किसको गुहार करेंगे? आपके पास एक ऐसा गृह मंत्री है जिसको कोई रिएक्शन नहीं अपने विधायक के उस पर, आपके पास एक प्रधानमंत्री है जो बधाई देता है, आपके पास एक ऐसी जमात है जो अपने एसी कमरों में रहकर इसका विरोध करती है। आखिर फिर कारण क्या होंगे? क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 लोग जा चुके हैं, जिसमें से एक बीजेपी का नेता है जिसको अपने नेताओं के पास जाना चाहिए बजाय इसके कि वो यहाँ जाए। उसको देश के गृह मंत्री के पास जाकर प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, और सुप्रीम कोर्ट जो रात को 2 बजे भी सुनवाई करता है, उसको ये सुनना चाहिए कि आखिर हज़ारों लोग इस समय अपनी ज़िंदगी के लिए रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनकी चीखें हैं, कोई पूछने को नहीं है।